वाइटल पियो ज़िंदगी जियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबीयीन। शुक्रिया नाज़रीन ज्वाइन करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। कल के वीलॉग में मैंने ये कहा था कि इसके बावजूद कि बहुत सा हाइप क्रिएट हुआ था और ये कहा जा रहा था कि शायद अब यूएस वफ़द आ जाएगा, लेकिन उस वक्त मेरा अपना ये तज़िया था कि ईरान का वफ़द अब डायरेक्टली अमेरिका के साथ मुलाकात नहीं करेगा। इसके बावजूद कि ट्रंप ने ऐलान किया था कि स्टीव विटकॉफ और जेराड कुशनर जो है वो जहाज़ पे चढ़ने लगे और रवाना होने लगे हैं और वीपी वैंस नहीं आ रहे थे, तो वहीं से पता लग गया था कि ये कोई मजाक रात है, मजाकरात नहीं है। तो उधर ही से ये ख़बर जो है वो सामने आ गई थी। तो अब जो मामलात हैं वो आपने देख लिया कि अब्बास राची जो हैं वो मस्कत पहुंच चुके हैं और अमेरिका का वफ़द जो है उसने विज़िट कैंसिल कर दी थी और उनकी मस्कत में गुफ्तगू हो रही है। उनकी मुलाकात हुई है वहाँ मस्कत के अंदर हातम बिन तारिक के साथ, जिन्होंने एक बड़ा नुमायाँ किरदार अदा किया था। पैलेस के अंदर मुज़ाकरात हो रहे थे और उनका पाकिस्तान आना और लेटेस्ट अपडेट देना, कुछ पाकिस्तान के पास अमेरिकी इंफॉर्मेशन थी, कुछ ईरान ने दी, फिर लाज़मी बात है पाकिस्तान ने आगे अमेरिका को बताया होगा और कि क्या बातचीत हुई है और क्या किन किन बातों पे ईरान इमादा हो गया। मेन जो है किरदार अदा किया था, जो बातचीत का आगाज़ करवाया था यानी मीडिएशन का, वो ओमान ने करवाया था। जब अमेरिका और ईरान की IAEA के ज़रिए मुज़ाकरात हो रहे थे और उसमें ओमान के जो फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने बड़ा एक अहम किरदार अदा किया था और इसीलिए मेरा ख़्याल है कि अब्बास राची अब इस मौके पर वहाँ गए, उनका शुक्रिया भी अदा किया होगा और उन्हें बताया भी होगा कि लेटेस्ट सिचुएशन क्या है। उनके मीडिएशन के रोल का, किरदार का भी बड़ा खुश रहा होगा और साथ साथ उन्हें बताया होगा, क्योंकि अब मेन इशू जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ के कंट्रोल का है। ईरान ने यह फ़ैसला कर लिया है मौजूदा सूरत हाल में कि ओमान और ईरान मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ को कंट्रोल करेंगे और ये जो सोने की चिड़िया अब अमेरिका ने उनके हाथ दे दी है, इससे वो पूरा फ़ायदा उठाएंगे और इवेंचुअली जो लग रहा है, अगर देखा जाए तो आर्जी तौर पर तो एक ब्लॉकेड अमेरिका ने वहाँ लगाया हुआ है, लेकिन अमेरिका का कंट्रोल उस पर रखना बहुत ही नामुमकिन और मुश्किल है। दूसरा, जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं, इंटरनेशनल मैरीटाइम है, उसके ज़रिए भी ईरान और ओमान मिलकर वो 21 किलोमीटर की हदूद जो है वो पूरी करते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ तक। तो इन हालात में और आगे क्या करना है इस पर भी गुफ्तगू हुई होगी। कुछ पाकिस्तान को भी उन्होंने बताया होगा, कुछ ओमान को भी बता के जाएंगे और कुछ बातें पाकिस्तान ने आगे कन्वे भी की होंगी अमेरिका को, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि अब देखा जाएगा कि आगे क्या होता है। वाइटल पियो ज़िंदगी जियो। रूस और चीन का भी एक बड़ा अहम किरदार है इस तमाम मुज़ाकरात के अंदर और इस तमाम खेल के अंदर, कह सकते हैं हम। रूस ख़ास तौर पर पाकिस्तान इस वक्त एक सेंटर स्टेज पे है और इस पे अमेरिका का भी एतमाद है, ईरान का भी एतमाद है, रूस का भी एतमाद है और चाइना का भी एतमाद है। तो पाकिस्तान एक बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है सारे मसले के अंदर। अब अगली बातचीत मेरे ख़्याल में रशिया के दौरे के बाद पता लगेगा कि कहाँ जाते हैं और किस करवट ऊँट बैठता है। लेकिन अभी हाल ही में अगर आपने देखा हो तो ट्रंप के बयानात में बहुत सा फ़र्क आ गया है। अब वो एग्रेसिवनेस नहीं है, वो रोब और दबदबा नहीं है, वो चैलेंजेस नहीं है, वो धमकियाँ नहीं है, क्योंकि मेरा ख़्याल है अब उनको ये समझ आ गई है कि एक हद तक आप धमकी दे सकते हैं कि फिर वरना उसके बाद वही हो जाता है कि रोज़ाना शेर आया, तो जिस दिन शेर आया उस दिन फिर किसी ने यकीन ही नहीं किया कि शेर आ गया। तो वो स्टोन एजेस में भी ले जा चुके हैं, लड़ाई भी जीत चुके हैं, नेवी भी ख़त्म कर दी, एयरफोर्स भी ख़त्म कर दी, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ पे जो किश्तियाँ चल रही हैं उसका कंट्रोल जो है वो आज भी ईरान के पास है और उसने साबित कर दिया कि जिस शिप को वो चाहे वो रोक सकते हैं, जिसको चाहे वो चैलेंज कर सकते हैं, जिसको चाहे वो चेक कर सकते हैं। बहरहाल ये तो है सूरत हाल। अब इसमें देखते हैं कि आगे चलकर ऊँट किस करवट बैठता है, जल्द ही पता लग जाएगा। रूस के बाद शायद राची साहब या पाकिस्तान का कोई वफ़द जो है वो ईरान जाए और फिर इस बातचीत को दोबारा आगाज़ करने की कोशिश की जाए। बातचीत वहीं होगी, न्यूक्लियर पे बातचीत शुरू होगी, फिर तो खाल तैयार किए जाएंगे
दीगर मामलात पे स्ट्रेट हॉर्मूज़ पे बात होगी, एक एग्रीमेंट होगा, उसके बाद फिर टाइमलाइन दिया जाएगा कि न्यूक्लियर पे कहाँ बात होनी है और इनरिच्ड यूरेनियम का क्या होना है वगैरह वगैरह। तो एक लंबा प्रोसेस है, इतना जल्दी ये मामला तय नहीं होंगे। लेकिन ख़तरे की बात क्या है? ख़तरे की बात यह है कि सुनने में आ रहा है कि नेतन्याहू जो है वो एक और दौरा अमेरिका का करने जा रहे हैं, और इस दौरे में वो अपनी लॉबी को रिपब्लिकन्स के अंदर उनके जो लोग हैं, डेमोक्रेट्स के अंदर जो उनके लोग हैं, उनको एक्टिवेट करेंगे और फिर एक मरतबा फिर अमेरिका पे, अमेरिका की हुकूमत पे, अमेरिका पे तो नहीं डाल सकते क्योंकि लोगों को पता है कि ये अभी हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये लड़ाई हमारी लड़ाई नहीं किसी और की लड़ाई है। तो वो फिर एक दफ़ा प्रेशर डालेंगे, क्योंकि वो सुहाना ख्वाब जो एक डरावना ख्वाब बन गया वो मुकम्मल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो वो कोशिश करेगा कि अमेरिका को कन्विंस करे कि लड़ाई जो है वो जारी रहनी चाहिए। तो ख़तरे की घंटी भी बज रही है, लेकिन अगर लड़ाई दोबारा शुरू हुई तो ये फिर एक माजी की तरह नहीं रहेगी, एक बड़ी खौफनाक जंग में तब्दील होगी, या इसराइल पर मज़ीद खौफनाक हमले होंगे। अभी जो इसराइल कोशिश कर रहा है कि लबनान की वो जगह पे कब्ज़ा कर ले जहाँ से हिज़्बुल्लाह जो है वो मिसाइल मार रहा है, और दीगर उनके मामलात हैं कि एक्सपेंशन की तैयारी कर रहा है। तो ये मामलात सेटल तो होंगे, लेकिन ये अमेरिका पे डिपेंड करता है कि वो इसराइल पे कितना प्रेशर डालना चाहता है। दूसरी बात जो है वो बड़ी अजीबोगरीब बात हुई है, अफसोसनाक बात हुई है, जिसको हमें कंडेम करना चाहिए कि 2024 की रैली में जो ट्रंप पर हमला हुआ था, जिसमें उनका एक कान के करीब से गोली गुजर गई थी और कान ज़ख्मी हुआ था। उसके बाद कल एक वाइट हाउस कॉरस्पॉन्डेंट्स जो है, जो उनके नामा निकार है वाइट हाउस के, उनकी एक मीटिंग हो रही थी खाने पे। अहमद किया हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप भी वहाँ मौजूद थे, और भी बहुत सी अहम शख्सियात वहाँ पर मौजूद थी। तो वहाँ पर एक शख्स जो है वो कोल थॉमस एलन, 31 साल शख्स जो है वो एक शॉटगन, हैंड ग्रेनेड और चाकू लेकर घुस गया और उसने वहाँ पर फायरिंग शुरू कर दी। और जब फायरिंग शुरू की तो कुछ लोग ज़ख्मी हुए, उसमें से एक सिक्योरिटी का शख्स जो है वो भी ज़ख्मी हुआ, लेकिन बच गया क्योंकि उसने वो बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनी हुई थी। तो ये एक बड़ा खौफनाक था जो अमल हुआ। ये अमेरिका के अंदर एक रिएक्शन इस जंग के बारे में आ रहा है, और जो डोनाल्ड ट्रंप के एक्शंस हैं उस पर एक रिएक्शन आ रहा है। इसमें कुछ ये ऐसे जो वक़ूए हैं वो तो नहीं होने चाहिए, लेकिन माजी में लोगों ने सड़कों पे निकल कर भी दिखाया अपना इजहार हमदर्दी, ईरान के साथ किया, फ़लस्तीन के साथ भी वो करते रहे इजहार हमदर्दी, लेकिन वो नहीं हुआ। तो इसमें देखना ये है कि इस किस्म के जो इवेंट्स हो जाते हैं वो एक गहरे असरात छोड़ कर जाते हैं। आइंदा के लिए सिक्योरिटी और टाइट हो जाएगी। ट्रंप जो आजकल बहुत ही ओपनली जा रहे थे पब्लिक के अंदर, थोड़े कॉशियस हो जाएंगे कि थोड़ा सा एहतियात करें, सिक्योरिटी मज़ीद बढ़ा दी जाएगी और मामला जो है वो कोशिश की जाएगी कि इस किस्म के मामला जो है वो आइंदा ना हो। तो ये एक बड़ा अजीब-ओ-गरीब वाक़या था जो कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसे मौके पे जबकि तमाम सहाफ़ी वहाँ पर मौजूद हों तो इस किस्म की फायरिंग हो जाए। ये अल्लाह का शुक्र है कि ट्रंप जो है वो महफूज रहे और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इसको ये लड़ाई जो है ये अमेरिका के अंदर भी अब गहरे असरात छोड़ती जा रही है। पब्लिक ओपिनियन भी नीचे जा रहा है, आवाम भी जो है वो मुतनफ़र होती जा रही है, और अपनी ही पार्टी के अंदर जो है रिपब्लिकन्स के अंदर भी एक लॉबी ऐसी बन रही है जो बड़े पुरज़ोर अंदाज में ये सोच रही है कि ये इज़राइल के साथ भी इनाफ हो चुका है। जितना हमने पैसा दिया, जितना हम उन्हें अखराजात दे रहे हैं और जितने हम मामलात उनके साथ कर रहे हैं, उसका नतीजा जो है वो अमेरिका के लिए इतना पॉजिटिव नहीं निकल रहा है। और फिर जो बीच में देखने में आया कि इस जंग के दौरान फ़ैसले इस किस्म के हुए कि आर्मी के चीफ को हटा दिया गया, नेवल चीफ सेक्रेटरी को हटा दिया गया, जो कि नेवी से जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं था। बाद में पता लगा कि वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है और ट्रंप के एक डोनर थे। तो इसी किस्म के लोग उन्होंने अपने इर्द गिर्द लगाए हुए हैं जो अब एक्सपोज होते जा रहे हैं। यानी उनके अटर्नी जनरल जो है रिज़ाइन कर चुकी हैं, उनके जो FBI के हेड हैं कैश पटेल, उसके ख़िलाफ़ एक और केस चल रहा है और उसने भी एक अखबार पे केस किया है, लेकिन बदनामी बहुत हो रही है। फिर ये दो शख्सियात जो अहम थी लड़ाई के हवाले से, उन दोनों को ऐसे मौके पर हटा दिया गया, जबकि अमूमन दुनिया की तारीख में ऐसा होते हुए नज़र नहीं आता कि लड़ाई के दौरान लीडरशिप को जो है वो चेंज किया जाए। तो एक सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस भी हैं जो कि फॉक्स न्यूज़ के एंकर थे। उनकी भी जो बातें हैं इतनी मुतज़ाद हैं कि सुनकर हंसी आती है।
कि किस किस्म की बातें कर रहे हैं। और इस सारे सिनेरियो में अगर आप देखें तो दो शख्सियात ऐसी हैं जो कि मंजर से गायब हैं। एक अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो गायब है, यानी फॉरेन मिनिस्टर रूबियो, वो सीन से गायब है। और दूसरा पाकिस्तान के सदर जो हैं, जो कल ही चीन के एक दौरे पे चले गए। एक दौरा वो भी करके आए थे, अपनी पूरी फैमिली को साथ लेकर गए थे, बहुत लंबा चौड़ा दौरा था। एक इस दौरे पर गए, लेकिन इस पूरे सिनेरियो के अंदर जब ईरान के सदर भी यहाँ पर उनका दौरा हुआ, उनके यहाँ पर उनकी बहुत बड़ी लीडरशिप है। कभी ऐसा हुआ नहीं कि सदर मुमलिकत जो है वो मीटिंग ना कर रहे हों, खाना ना दे रहे हों। इसके पीछे बहुत सी बातें हैं जो किसी और वीलॉग में करेंगे। लेकिन लोग पूछ रहे हैं सवाल कि आसिफ जरदारी साहब कहाँ हैं, रूबियो साहब कहाँ हैं, क्यों उनको साइडलाइन किया हुआ है, क्या वजह है कि वो ख़ुद पीछे हट गए हैं। और फिर हमारे वज़ीर ख़ारजा रह चुके हैं, उनकी तरफ से भी कोई ऐसा बयान नहीं आ रहा, जो चेयरमैन है पीपल्स पार्टी के, कि वो भी कोई अपना तअस्सुरात दें इस पाकिस्तान के किरदार के बारे में, पाकिस्तान की अहमियत के बारे में, पाकिस्तान की सालसी के बारे में। यानी मुकम्मल खामोशी इख्तियार की हुई है। इसके पीछे क्या है वो किसी और वीलॉग में इंशाल्लाह बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। वाइटल पीओ, जिंदगी जियो।